जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारी टेस्ट वन की डिस्कशन FA1 की। जी मेरे भाई आने जी क्वेश्चन नंबर वन पर कहता था कैपिटल ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ ए सप्लाई। अच्छा उसका लफ्ज पढ़े जरा, क्या लिखा है? कैपिटल क्या पूछा है उसने? कैपिटल चेंज ही होता है, कोई बताए जरा। न्यू इन्वेस्टमेंट आ जाए कैपिटल इंक्रीज होगा, इनकम की वजह से इंक्रीज होगा, ड्राइंग एक्सपेंस की वजह से क्या होगा? ए सप्लायर बीइंग पेड बाय चेक। जी ए सप्लायर को हमने पैसे दे दिए चेक की शक्ल में, सही है, यानी चेक इशू किया, इसकी वजह से एसेट कम हो जाएगा और लायबिलिटी भी क्या होगी मेरे भाई? कैपिटल पे तो इंपैक्ट ही कोई नहीं आया। ठीक है। कहता नॉन करंट एसेट, ये तो एसेट है। कहता आपने परचेज किया और कैश चला गया, तो ये तो एसेट्स हैं दोनों, कैश भी एसेट और मेरे भाई नॉन करंट एसेट ये भी एसेट। नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज ऑन उधार, यानी ये लायबिलिटी है बच्चों और ये क्या है? एसेट्स। इस पे तो कैपिटल पे तो फर्क नहीं आया कोई भी। कहता जी आपको ऑप्शन भी लगे हुए आ रहे थे? नहीं नहीं, आपका आपका तो सिस्टम पे टेस्ट हुआ था ना, सिस्टम पे हुआ था ना टेस्ट। कहता वेजेस बीइंग पेड, वेजेस क्या होता है बच्चों? एक्सपेंस। कहता बीइंग पेड इन कैश, और कहता आपने पे कर दी। दो हेड्स कौन से हैं? एक्सपेंस और बोले एसेट। अब मुझे बताएं, एक्सपेंस इंक्रीज हुए ना, इंक्रीज होने की वजह से आपका कैपिटल क्या हो गया मेरे भाई? डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? तो इसका जवाब क्या है? डेल्टा। ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट, कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ऑनर। जी प्लीज बताएं। ये तो सिंपल था, खैर इसमें तो मसला नहीं था। कहता कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर का मतलब ऑनर होता है। कहता इज कॉल्ड, जी प्लीज, ड्राइंग्स। ओके सर। आगे कहता था IASB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसका मतलब ये होता है जी कि जो स्टैंडर्ड्स ने डेफिनेशन जो पूरी दुनिया में अकाउंटिंग चल रही है ना, IASB का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या मतलब है इसका? इंटरनेशनल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ओके जी, ओए ओके है डन मेरे भाई। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जी अच्छा जी मेरे भाई, कहता उन्होंने जो एसेट की डेफिनेशन बताई वो कौन सी है? आप खुद बताएं जी, आप खुद बताएं, उन्होंने कौन सी डेफिनेशन बताई है? हाँ जी ठीक है, दे दें बच्चों। जी उन्होंने कौन सी डेफिनेशन बताई है जी? ये द प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ, भाई यही बताइए ना, तो यही जवाब बना ना इसका। मुहतरम आपका फर्स्ट डे, पुराने लेक्चर्स कैसे कवर करेंगे? कर लोगे कितने दिनों में? जल्दी शाबाश कवर करें। आज से शुरू कर देंगे कवर करना, आज से शुरू कर देंगे। ले लिए बाकी भी मेरा चांस, शाबाश जल्दी से ले लो भाई। इसकी यही डेफिनेशन बनेगी ना, एक प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है इसकी। जी कह रहा था बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। जी ये बताएं जी, शाबाश। कहता इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, इज इक्वल टू करंट एसेट। ये पता नहीं अब क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? असल में इक्वेशन है क्या? तो एसेट्स बराबर हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। अच्छा अब इधर देखें, इधर देखें जरा, आप पूरी काउंटिंग इक्वेशन बना लें। टोटल एसेट्स में क्या आएगा? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस, बताएं, नॉन करंट लायबिलिटी और मेरे भाई यही होगा ना, यही होगा ना। अच्छा अब कहता है, ये देखें इधर, कहता जी इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट, और उन्होंने क्या किया इस अकाउंटिंग इक्वेशन को? कुछ इस तरह किया उन्होंने, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा और क्या किया उन्होंने? और क्या किया उन्होंने? कहा जी नॉन करंट, ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। उन्होंने क्या किया? ये नहीं दिया हुआ करंट एसेट, इसको इधर ले आए, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस करंट लायबिलिटीज। तो बच्चों बचा क्या पीछे? नॉन करंट एसेट ही बचे ना, नॉन करंट एसेट ही बचे ना। बाकी तो कोई चीज नजर ही नहीं आ रही मुझे, क्या ख्याल है? बाकी देख लें, सोच लें, बता दें अगर कुछ हो रहे तो। इक्विटी आ गई
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ गई, इधर प्लस होनी चाहिए थी करंट लाइबिलिटीज, इधर नहीं है, इधर जाके नेगेटिव हो गई है। ठीक है, इज इक्वल किसकी होती है? करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट नहीं है, वो जवाब है। डन मेरे भाई, डन है सर। आगे, इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय बिजनेस। जी प्लीज, ये तो आप नहीं बताना है, ये तो एसेट ही है ना बच्चों, और तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनकरेक्ट। शाबाश, इस तरह कर लें, इक्वल टू के निशान लगा दें और इधर क्या कर लें, सारों को ऐड करते जाएं, बता दें कौन सा ऑप्शन सही है। जी, ये तो सही नहीं है अल्फा वाला। ओहो, अल्फा वाला तो सही नहीं है चांद, अल्फा वाला तो सही नहीं है। सही है ना बच्चों? सही है गुड्डू। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। ये तो सही है यार, लेफ्ट हैंड साइड देख लेना, राइट हैंड साइड के इक्वल है। आगे क्या था जी? एसेट से 200 बताएं जी, ये भी मेरा ख्याल है ठीक है, दोनों को ऐड करें, सही है। क्या था? 9550, इन दोनों को ऐड करें, बताएं सही है? बता, नहीं सही नहीं है, ये तो आएगा 935 समथिंग आएगा ना, तो ये गलत हो गया ये वाला। ये है जी 6540, इन दोनों को ऐड करें, इसके इक्वल ही होगा, ये भी सही है। तो जवाब क्या बना आपका बच्चों? जो इनकरेक्ट है वही जवाब है, चार्ली जवाब है। डन डन। कहता जी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल? कहता इफ ऑनर ऑफ अ बिजनेस विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। हमने पढ़ा था ना, बिजनेस सेपरेट है और ऑनर सेपरेट है। इन ऑर्डर टू मीट हर ऑन एक्सपेंसेस, दिस इज क्लासिफाइड एज, बोलो, ड्रॉइंग्स। ये पढ़ा था, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, याद है बच्चों? कहता कलेक्टेड एन अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर वुड। कहता जी आपने ना उस बंदे से अमाउंट कलेक्ट की है जिसने कस्टमर से, जिसने आपके पैसे देने थे, तो आपने क्या लिखा होगा? मैंने फलां से इतनी अमाउंट रिसीव करनी है, आपका रिसीवेबल था, क्या था? अब आपको अमाउंट मिल गई है, अब आपका रिसीवेबल क्या होगा? अब आप लिखोगे ना, मैंने अब उससे अमाउंट नहीं लेनी चूंकि मुझे अमाउंट मिल गई है, तो रिसीवेबल कम, और बच्चों कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। जब आपने अमाउंट कलेक्ट कर ली तो बच्चों कहता इंक्रीज वन एसेट और रिड्यूस, यानी कौन सा एसेट इंक्रीज होगा? कैश, ये सब हेड एसेट का, और डिक्रीज क्या होगा? डन मेरे भाई, और डन सर। आगे कहता ए बिजनेस इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और कहता एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कैश इतना पे किया, सैलरीज इतनी हो गई, रेंट, यानी मनी जिसका ताल्लुक किसके साथ हो बच्चों? अमाउंट के साथ हो, फाइनेंशियल्स के साथ हो, इसे क्या कहते हैं? और ठीक है, कहता था एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज, बता दें जी। इधर देखें, एसेट्स इक्वल है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर, क्या कह रहे हैं? एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? इज कॉल्ड कैपिटल ही होगा ना मेरे भाई, क्या होगा बच्चों? बोलो शाबाश। एक्सेस का मतलब क्या होता है जी? ज्यादा, ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, एक्सेस ऑफ एसेट्स का मतलब है एसेट ज्यादा है किससे बच्चों? लाइबिलिटीज, यानी 10 ये 4 है, तो बाकी क्या होगा फिर? कैपिटल ही होगा चांद, इक्विटी होगा ना। और बात समझ आई? इक्विटी, अब दो नाम, ओके बच्चों, कैपिटल भी, इक्विटी भी, ऑनर्स इक्विटी भी, और बच्चों नेट एसेट्स भी। तो सॉरी जवाब क्या बना? ये ठीक है बच्चों, और सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एसेट इज इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय, हाँ यार ये बात तो सही है। कहता इक्विटी इज रेजिडुअल इंटरेस्ट। बच्चों ये बात, ये आप मुझे बताओ, ये बात सही है या इसमें कुछ मिसिंग भी है? क्या मिसिंग है? इक्विटी इज रेजिडुअल इंटरेस्ट, किस पर बचा हुआ इंटरेस्ट बच्चों? एसेट्स पर। एसेट किधर है? एसेट तो दिया ही नहीं हुआ, ये बात पूरी नहीं है। इक्विटी इज रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑन आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटी, और आफ्टर डिडक्टिंग करंट लाइबिलिटीज का लफ्ज इधर नहीं आता। आफ्टर डिडक्टिंग मेरे चांद क्या बोलो? चलो मैं ऑन एसेट्स की भी बात करता हूं, ये सही हो जाता, लेकिन ये करंट का लफ्ज जो लिखा हुआ है बच्चों, करंट लाइबिलिटी या टोटल लाइबिलिटीज, या अगर करंट ना लिखा होता, सिर्फ लाइबिलिटीज लिखा होता, फिर भी सही था। नहीं मेरी बात समझ रहे बच्चों? समझ रहे हो? इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट, चलो ठीक है मैं मान लेता हूं ऑन एसेट्स नहीं लिखा, मसला नहीं, एसेट्स पे ही होता है, लेकिन अगला पढ़ लें,
आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज के सिर्फ करंट लाइबिलिटीज, ये करंट नहीं होता बच्चों, ऑल लाइबिलिटीज, या फिर सिर्फ लाइबिलिटीज का लफ्ज लिखा होता तो वो भी ठीक था। क्या मेरी बात समझे हैं? जी जी हाँ जी है। एसेट इज इकोनॉमिक रिसोर्स, हाँ ठीक है, लेकिन तकरीबन बात मिलती जुलती है ना, तकरीबन बात मिलती जुलती है ना। एसेट इज प्रेजेंट इकोनॉमिक, ये असल में पास्ट पेपर पे क्वेश्चन आया हुआ है हमारे सीए में। किधर? उधर स्टेटमेंट सिर्फ यही लिखी थी, एसेट इज इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी, तो तकरीबन बात मिलती जुलती ही है। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब हम यही समझते हैं कि प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है। हाँ, अगर वो ये कहता मुझे इसकी डेफिनेशन बता दो, क्या बता दो, अगर उसने स्टेटमेंट लिखी है तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, ये बात ठीक है। अगर वो कहता है इसकी डेफिनेशन बता दो, अगर डेफिनेशन पूछेगा तो फिर हमें एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। जिस तरह ये देखो इधर हाँ ये देखें इधर, ओहो ये पढ़ो। अब इधर उसने क्या पूछा, उसने कहा डिफाइन करें एसेट को। इधर इधर नहीं, आप एक लफ्ज को भी आगे पीछे कर सकते। इधर आपने कहना है प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। इधर देखें, ए रिसोर्स ओन्ड या कंट्रोल बाय एंटिटी, कहता जी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। लेकिन ये जो इजाफी बात है ना, ये वाली, ये बात ठीक है, ये गलत तो नहीं है। फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, तो एसेट वही होता है ना जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा हो, तो ये बात सही है। तो फिर मैंने इसको सही क्यों नहीं किया चार्ली को, बताएं। हाँ जी, अगर तो उसका क्वेश्चन होता बताएं ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो मैं क्या कहता, मैं कहता बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब उसने क्या कहा है बताओ, उसने कहा बताओ इसकी डेफिनेशन बताओ। अब जब डेफिनेशन आपने बतानी है ना, और लफ्ज देखो IASB, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब जो इंटरनेशनल एक डेफिनेशन बड़ों ने बता दी है ना, जो पूरी दुनिया में चल रही है, अब आपने वो बतानी है, एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझे? इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क समझ आया? ये मैंने, अच्छा वैसे एक बात बताऊं, ये बात ज्यादा वजाहत कर रही है चार्ली वाली, ये बात ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है एज कंपेयर टू दिस वाली। क्या मेरी बात समझे कि नहीं? लेकिन मैंने इसे सही क्यों नहीं कहा, बताएं। बच्चों उसने डेफिनेशन पूछी और कहा अपनी तरफ से ना बताओ डेफिनेशन, सादा वाली ना बताओ, तिल वाली बताओ। और बात समझ आई है चांद? डन डन। किसके पूरे मार्क्स हैं? है कोई जवान, है कि नौजवान? नहीं, कितने गलत हुए हैं? वाह सारे, ओए होए होए, पूरे पूरे। हाँ चलो शाह, रिजल्ट आ गया ना, रिजल्ट शो हो गया। मुझे लिस्ट नहीं दी यार उन्होंने, मंगवाता हूँ मैं लिस्ट। हाँ मुझे भी तो पता चले ना यार कि क्या खोया क्या पाया। लिस्ट क्यों नहीं दी उन्होंने मुझे, उन्हें मैं कहता होता हूँ। आ जाती है इंशाल्लाह। अच्छा मोहतरम जी, ठीक है बच्चों, टेस्ट डिस्कशन हो गई।